अभी और आ रहे हैं स्टूडेंट्स? कुछ आइडिया लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? फिजिक्स की क्लास हुई थी ना तुम लोगों की अभी? किसी को कोई डाउट पूछना है अभी तक जो मैंने लास्ट टॉपिक करवाया था, सेक्शन मेथड एंड जॉइंट मेथड? बोलो। आर यू देयर? आई मीन, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, या ma'am. आप लोग नहीं? अभी तक क्लियर हो गया है? वो कोई बस डाउट लास्ट है? क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था जो हमने किया था, बाकी क्लियर है। कल जो किया था लैब से, जो एक्सपेरिमेंट से पहले? यस मैम, वो जो लास्ट था ना जो हमने थ्योरी पार्ट किया था वही। थ्योरी पार्ट कौन सा? मतलब लैब में जो हमने थ्योरी का पार्ट किया था, आपने क्वेश्चन करवाया था, उसके बस ना लास्ट वाले पार्ट में डाउट है मेरे को। टॉपिक क्या था मुझको याद नहीं है। जो हमने फोर्सेस निकाले थे, लास्ट क्वेश्चन करवाया था आपने। सेक्शन मेथड पूछ रहे हो? यस मैम, उसमें ना बस एक एंगल की दिक्कत हो रही थी, sin 26 डिग्री समथिंग आ रहा था, वो मेरे को अच्छा, देखना जो है वो मैंने आ कैसे रहा क्वेश्चन था। तुम्हें दिया था, मैंने अटेम्प्ट करने के लिए, आई थिंक वो वाला बोल रहे होगे तुम लोग शायद। एक यस मैम। थर्ड क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट करने के लिए बोला था। वेट, मैं वही पीडीएफ ओपन कर रही हूँ। बाकी असाइनमेंट हो रहा है? मैम मैंने तो कर दिया था सबमिट। हाँ, मैंने देखा तुम्हारा, बट काफी ब्लर आ रहा है वो। चेक तो में भी टाइम लगेगा जब सबमिट कर देंगे सब। वो मैम मैं भी पता नहीं, वो तो ब्लर वैसा ही आ रहा होगा। देख लेना, अगर फिर से अपलोड कर पाओ तो उसे ढंग से, ठीक है? थोड़ी सी ब्लर आ रही थी बीच बीच में। ओके मैम। पेजेस तो होंगे ना, वो संभाल के रखना, वो तुम्हारे लिए काम काम आएंगे अभी जब पेपर होगा तो, रेफरेंस के लिए रिवाइज करते वक्त। ऐसे नहीं है कि मैम अभी बट करा। घर पे हूँ नहीं, वो घर पे पड़ा है। कोई बात नहीं, वो घर पे रखे हैं तो मुझे बाद में कर देना। बट मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि वो जो भी है वो तुम अपने पास रखना। ऐसे नहीं है कि आज करे, वो भी मेरे लिए, मेरे लिए तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि जब पेपर आएगा तो वो तुमको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? एक मिनट दो, मैं ओपन कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? यस। यही वाला क्वेश्चन है? यही वाला तो क्वेश्चन था लास्ट, आई थिंक। ये नहीं था मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो? हाँ, ये वाला। ये तो करवा हाँ दिया मैम, था यही मैंने वाला था क्लास में ही। पूछो इसमें क्या डाउट आ रहे थे? मैम। वो F3 आपने बोला था 0 आएगा। तो उसकी कोई वैल्यू आ रही है? नहीं मैम, वही मेरे को पूछना था, मेरा ना गलत आ रहा है फिर।
समझ नहीं आया उसमें देखो, कि जीरो कैसे आएगा। हाँ हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसमें बेसिकली क्या था, तुमने यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट किया होगा, ठीक है, वो कितनी वैल्यू थी 1.5। फिर डाउनवर्ड में एक वैल्यू आ रही थी, वो कितनी थी 0.75। अब जब मुझे F3 निकालना है, जब F3 निकालना है तो F3 के लिए मैं कौन सा पॉइंट कंसिडर करूंगी, Q, Q पॉइंट कंसिडर करूंगी मैं, यस और मैम। Q के अबाउट मैं करूंगी मूवमेंट कैलकुलेट। तो अगर सपोज मैंने मूवमेंट की इक्वेशन लिखी अबाउट पॉइंट Q, तो इसका मूवमेंट की इक्वेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों देख लेना। लाइक अगर मैंने कौन कौन से फोर्स है मेरे, ये वाला तो कट हो जाएगा F1, क्योंकि वो Q के पास Q के क्रॉस कर रहा है, अगेन F2 भी 0 हो जाएगा। बचेंगे कितने फोर्स, एक तो 0.75 वाला और एक 1.5 वाला और एक F3 खुद। अब डायरेक्शन देख लो, कौन को क्लॉकवाइज करेगा और कौन एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब तुमने F3 कैसे लिया, टेंशन में लिया है, कंप्रेशन में लिया है। सपोज मैंने इसको, तुमने जैसे भी लिया हो देख लेना, मैंने इसको लिया है टेंशन में, सॉरी कंप्रेशन में, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब मूवमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो अब ये देखो क्या आएगा, F3 मल्टीप्लाई QU। अब QU की वैल्यू क्या आ रही थी कल हमारी, 2 आ रही थी, क्योंकि tan थीटा कितना आ रहा था हमारा, tan थीटा आई थी हमारा 1/2 आ रहा था tan थीटा। 1/2 आ रहा था ना, तो ये 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब F3 मल्टीप्लाई 2, और ये क्या मूवमेंट कैसे क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया है पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा F3 मल्टीप्लाई QU, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। अब ये वाला मूवमेंट देखते हैं 0.75 वाला, जो कि ये ऐसे लग रहा है इस पे जॉइंट सपोर्ट पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है वो किसके पैरेलल है, PU के, और ये डिस्टेंस कितना है 4। अब ये वाला जो है ये किस तरह का मूवमेंट जनरेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे साइन माइनस, क्या आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 4, ठीक। देन नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो मेरा क्या है 1.5। अब 1.5 इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये जो है पूरा लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, तो ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट करेगा मेरा, ये करेगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1.5 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना लेंगे 2, तो ये देख रहे हो 1.5 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 3 प्लस 3, और ये कितना आएगा 0.75 मल्टीप्लाई -3। 4 यस मैम। प्लस 3 आएगा ना आदित्य, ये प्लस का नहीं साइन मैम, है, दूसरा वाला। हाँ ये वाला -3 आ गया, और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है 0 के। तो जब ये -3 + 3 0 हो गए तो F3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी 0। अच्छा हाँ मैम, समझ में आ गया, मैंने गलती से ना उसको क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज ले लिया था। मैंने तुम्हें इसमें बोला है पूरी प्रिकॉशन के साथ करना, पहला सेक्शन ढंग से लेना, डायरेक्शन ढंग से लेना, डायरेक्शन तो खैर कुछ नहीं है, वो तो बाद में भी अपने आप आ जाएगा, पॉइंट ढंग से लेना, एंड देन मूवमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड देन एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, कोई भी ले सकते हो, बट डायरेक्शन जरूर ध्यान देना कि कैसे ले रहे हैं, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट, सॉरी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, और ये वाला भी मेरा कैसे क्रिएट कर रहा है, ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज, इस तरह से आएगा मेरा 0 आंसर। ओके है, कोई और यस डाउट मैम। पूछना है किसी को, किसी ने किया ही नहीं होगा मुझे पक्का पता है। बाकी और लोगों ने किया है, कौन कौन है आज क्लास में जरा, जय कुमार, जय कुमार आर यू देयर,
एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो किया करो, एटलीस्ट मतलब एक्सेप्ट 2-3 स्टूडेंट्स में रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। किया है तुमने? आज तुम्हारी क्लास में कोई भी सीआर नहीं है तो मुदित या फिर आदित्य या कबीर कोई भी जो है मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर देना, अभी तो नहीं। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। नेक्स्ट में ये है तुम्हारा, विजिबल है स्क्रीन सेंट्रॉइड वाली? यस मैम विजिबल है। सेंट्रॉइड क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंट्रॉइड हमने ट्रायंगल में सीखा था जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते थे। इसके अलावा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता मैम ये है। वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारा एक बॉडी का सारा वेट मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कलेक्टेड होता है। यस, मतलब लाइक एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जिस पे हम अज्यूम करते हैं कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं तो सारा का सारा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे कि उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है मेरा सेंट्रॉइड। अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फॉर्म में भी ले लेते हैं या फिर सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज पढ़े हमने, लाइक तुम्हारा जो सेंट्रॉइड है, कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास, अगर हम मास के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड उसके बेस के नियर होता है। व्हाई? क्योंकि वहां पे मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज कंपेयर टू वर्टेक्स जो उसकी एपेक्स होती है। ठीक है, और ज्योमेट्री की बात करें तो उस पर भी डिपेंड करता है, शेप एंड ऑल दिस थिंग, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इन सब पे डिपेंड करता है तुम्हारा। अब ये जो है तुम्हारा इनसाइड भी लाई कर सकता है और आउटसाइड भी लाई कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि इनसाइड ही लाई करेगा, मतलब विद इन द उसमें ज्योमेट्री में लाई करेगा। ठीक है, ये होती है 2-3 पॉइंट इसके। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, यही है मेन पॉइंट। इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई थ्योरम या नहीं, एक्सेप्ट पेपर्स थ्योरम जो मैं अभी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें क्या है, सपोज एक ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का उसने बोला कि मुझे इस बॉडी का वो बताओ, सेंट्रॉइड बताओ। अब ये देख रहा बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का कह लो या फिर उसका जो भी फोर्स होगा, अगर ग्रेविटी वगैरह का है कुछ, तो वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, अब इसको फाइंड आउट ऐसे करते हैं कि मैंने क्या ले लिया, मैंने कुछ स्ट्रिप कंसीडर कर ली, इसके एलिमेंट ले लिए, स्ट्रिप कह लो या एलिमेंट ले लो, एंड एलिमेंट मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ठीक है, अब इसको ना मूवमेंट थ्योरम से करते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन से और एक होता है मूवमेंट से। इंटीग्रेशन वाला भी मूवमेंट का ही इसमें हेल्प करेंगे, वो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन वो मैं बताऊंगी। ये है जिस ज्योमेट्री के एरिया एंड ऑल मुझे पता होते हैं, जिसका मैं इजीली सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकती हूँ, उसके लिए हम कैसे मूवमेंट का कंसेप्ट यूज करके सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई वेट में भी बता रही हूँ, ये देखो इसको क्या है, A1 A2 A3 एंड ऑल दिस अप टू n, इसने n एलिमेंट इसमें कट कर लिया आउट ऑफ दिस वन बॉडी। अब इस A1 का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इसने लिया x1 फ्रॉम y एक्सिस एंड देन x2 फ्रॉम y एक्सिस फॉर A2
and then A3 की X3, then similarly up to nth एलिमेंट। और जो सेंट्रॉइड है वो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है, वो है x बार। ठीक है, तो ये x क्या है सारे, y एक्सिस से कितना है सेंट्रॉइड। सिमिलरली अगर हम x एक्सिस से लेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से सपोज ये आ जाएगा। खैर इसमें सारे सेम ही दे रखे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से कितना है, ये सारे डिस्टेंस क्या है, y1 y2 y3 अप टू yn। और जो ये डिस्टेंस है ये मेरा क्या हो जाएगा, y बार। ठीक है, बाकी सारे y1 y2 y3 yn। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मूवमेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे क्योंकि सिस्टम क्या है मेरा, इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें क्या है, इसका मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, एरिया मूवमेंट लेंगे हम। लेंथ का मूवमेंट भी ले सकते हैं, मास का मूवमेंट भी ले सकते हैं, एरिया का मूवमेंट भी ले सकते हैं। एरिया का मूवमेंट कहने का मतलब ये है कि हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, या तो एरिया का मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी लेंथ को एक एक्सिस के अबाउट उसका मूवमेंट ले सकते हैं, डेंसिटी का भी ले सकते हैं, वॉल्यूम का भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एरिया का दिखा रही हूँ तुम्हें, मास का भी ले सकते हैं। लेकिन इस एरिया से तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। कैसे आएगा, वॉल्यूम का भी आ जाएगा, डेंसिटी का भी आ जाएगा, मास का भी आ जाएगा, लेंथ का भी आ जाएगा। पहले एक बार एरिया का समझ लो। एरिया के लिए सबसे पहले मूवमेंट कैलकुलेट किया, इसमें A1 इसका एरिया है और इसका जो सेंट्रॉइड है y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, x1। तो इसका इसने ले लिया A1 x1, सिमिलरली A2 x2, A3 x3 एंड अप टू AN। तो उसने क्या लगा दिया, सब्मिशन। तो ये तो हो गए सारे एलिमेंट। अब जो ये थ्रू आउट मतलब ये होल बॉडी है, इसका सेंट्रॉइड कितना लिया मैंने, जो y एक्सिस से डिस्टेंस पर है x बार। और इसका जो होगा टोटल मास क्या लिया, टोटल एरिया क्या लिया, वो कितना है, कैपिटल है। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल A x बार। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके, जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, x बार समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एरिया ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अबाउट y एक्सिस, अगर हम x बार फाइंड आउट कर रहे हैं तो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो मुझे उसका y बार मिलेगा, मतलब वो x एक्सिस से कितना दूर है उसका सेंट्रॉइड, वो मुझे मिलेगा इस वाले फॉर्मूले से। और इसकी भी सेम डिराइव किया हुआ है यूजिंग मूवमेंट्स, लाइक ऑल द मूवमेंट्स A1 y1 A2 y2 A3 y3 अप टू AN yn इज इक्वल टू टोटल एरिया मल्टीप्लाई y बार, जो कि इसने लिया है यहाँ पर। इसको यूज करके इसने क्या निकाल लिया, y बार। ठीक है, ये तो मेन चीज है कि ये फॉर्मूले तुम्हें बाय हार्ट पता होने चाहिए दोनों। नेक्स्ट है, ये देखो, अब सिमिलरली अगर हम मास की फॉर्म में लेंगे तो मास की फॉर्म में भी हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लो एरिया की फॉर्म में लिया है तो मैं मास की फॉर्म में ले लूंगी कि इस एलिमेंट का मास कितना है, m1, और फिर उसका मूवमेंट लेंगे तो m1 x1 आ जाएगा, फिर इसका लेंगे तो m2 x2 आ जाएगा, फिर इसका लेंगे m3 x3 आ जाएगा। सिमिलरली टोटल m इस पूरे का मास और इसका सेंट्रॉइड लेंगे y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x बार पे, तो वो आ जाएगा mx, और ये टोटल मास सिमिलरली y के लिए आ जाएगा। अब इससे इसने क्या कैलकुलेट किया है, इससे हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और लेंथ के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। मास क्या होता है मेरा, रो इनटू वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रो इनटू वॉल्यूम पुट कर दिया, सिंपल। यहाँ पे रो इनटू वॉल्यूम पुट किया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में, ये रखा रो इनटू वी, एंड देन डिनोमिनेटर में निकला रो इनटू वी। अब क्योंकि डेंसिटी जो है मटेरियल की, मैंने कहा होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब एक होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में क्या कहते हैं कि जो जितना भी मटेरियल है ना वो पूरे पोर्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। तो उसकी डेंसिटी क्या है, सेम है। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन में डेंसिटी अलग है और दूसरे पोर्शन में डेंसिटी अलग है, अदरवाइज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है,
होमोजीनियस होने की वजह से डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये डेंसिटी बाहर आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। अब इसको मैंने लिख दिया एरिया इनटू लेंथ। अब ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एरिया वाला हमारा ऊपर हो गया, देन मैंने यहाँ पर मास के रिस्पेक्ट में सेंट्रोइड फाइंड आउट किया। फिर मास में हमें क्या लेते हैं, रो इनटू वॉल्यूम। रो मैंने बता दिया बिकॉज ऑफ होमोजेनिटी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन हमारा क्या बचेगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। देन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। अगर सपोज एक रॉड ले ली मैंने, सर्कुलर रॉड, तो सर्कुलर रॉड का जो लेंथ है वो तो वेरी कर रही है, लेकिन थ्रू आउट द लेंथ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो उस केस में हम उसका सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, क्योंकि एरिया वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ, जिसमें एरिया कांस्टेंट कट हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है थ्रू आउट द लेंथ, बट लेंथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। लेंथ वेरी करने का मतलब है कि 0 से लेकर के L तक उसकी लेंथ है, बट एरिया क्या है, 0 टू L तक कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेपरनेस आ रही है उसके अंदर। सर्कुलर तो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है उसका क्रॉस सेक्शन तो रेक्टेंगुलर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब तुमको फॉर्मूला जो मेन है ना, जो यूज होगा क्वेश्चन में, एक तो एम वाला होगा, एम वाला भी ज्यादा नहीं होगा, एक तो लेंथ वाला होगा बेसिकली, और एक एरिया वाला होगा। ये है, अब ये कुछ ज्योमेट्री है, ये देख रहे हो, ये है हमारा रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड दिस हेमिस्फेयर, एंड ये क्या है, सिलेंडर। अब इसके सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, इसका सेंट्रॉइड तो यहाँ लाई करेगा सेंटर पे इसके, तो उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, d/2 फ्रॉम बेस और p/2 फ्रॉम जो ये विड्थ है इसकी। और मैंने बताया ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में हम क्या लेते हैं, मैंने बताया कि जिसका जो मास है वो बेस के अबाउट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास कह लो या फिर सेंट्रॉइड कह लो, वो कहाँ लाई करेगा, टुवर्ड्स द बेस, नियर टू द बेस, जो कि होता है हमारा बेस से 1/3 हाइट पे। ये एपेक्स है, तो यहाँ से 2h/3 होगा और बेस से h/3 होगा। ये तुम्हें डिराइव करने नहीं आएंगे, ये तुम्हें पता होने चाहिए कि कोई ज्योमेट्री है तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगे टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड, क्योंकि वो ज्योमेट्री कुछ भी दे देगा। तो तुम्हें बेसिक ज्योमेट्री के सेंट्रॉइड पता होने चाहिए। तो बेसिक ज्योमेट्री के सेंट्रॉइड नहीं पूछेगा, वो यहाँ से कोई सर्कल कट कर देगा और फिर बोलेगा इस ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड बताओ। तुम्हें इसलिए इसका पता होना चाहिए, सर्कल का पता होना चाहिए, फिर तुम माइनस करके निकाल लोगे, कैसे निकालोगे मैं बता नहीं रहा, अभी बस पहले बेसिक पता होना चाहिए तुम्हें, दिस वन एंड देन दिस सर्कल, सर्कल का तो सेंटर पे ही होएगा। अब ये है हमारा सेमी सर्कल, ये भी पता होना चाहिए कि ये होता है मेरा बेस से 4r/3π। तो ये हो गया फॉर्मूला 3r/8, ये मेरा हेमिस्फीयर के केस में है, इसके केस में सिलेंडर के केस में तो सेंटर में रहेगा, क्योंकि सारा मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टुवर्ड्स बोथ साइड्स। ये वाला याद रखो, ये तो सेम ही है, इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, एक ये वाला एक ये वाला, ये हाफ हाफ पे हो जाएगा, ये 1/3 तुम शायद 11th में तुमने किया होगा। ये थोड़ा सा न्यू है, लाइक 4r/3π एंड दिस 3r/8, ये दोनों तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्योमेट्री ना काट देगा, एक रेक्टेंगल देगा, इस रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल काट देगा और फिर बोलेगा अब मुझे सेंट्रॉइड बताओ इस ज्योमेट्री का। तो तुम्हें इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए, जब भी तो कैलकुलेट कर पाओगे गिवन ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड। अब कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, ये सारा बेसिक था। अब इसमें लेंथ वाला होगा कंसेप्ट यूज। अब इसमें क्या दिया है, एक रॉड दी हुई है, वो ये पूछ रहा है यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। इसका सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट कट कर लेंगे,
एलिमेंट कितनी लेंथ का कट किया मैंने, dx लेंथ का एट x डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, अब अगेन फिर इसमें मैंने कंसेप्ट कौन सा लगाया है, x बार समीशन ऑफ एल एक्स इंटू डी एल का लो, या फिर तुम ऐसे भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, एंड समीशन ऑफ डी एल। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है क्या है, ये मैंने ऊपर लिखवाया था फॉर्मूला, वो x इंटू एल अपॉन सिग्मा एल की फॉर्म में था। यहाँ पे एलिमेंट कट किया हुआ है ना मैंने, तो इस वजह से यहाँ पे डीएल दे रखा है। अब जो मैंने इसको सॉल्व करना है वो कैसे होगा, ये देखो, x बार एलिमेंट की लेंथ कितनी ली है dx, तो उसको हम क्या पुट कर देंगे, समेशन x इंटू dx। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करना है ना, एंड दिस डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ क्या आ जाएगा, कैपिटल L। ठीक है, अब मुझे इसका सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगी, 0 से L तक, जो कि हो जाएगा x इंटू डी एक्स अपॉन में जो ये लेंथ आ रही थी L। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, जो कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन 2, फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, और ये क्या है डिनोमिनेटर में एल, तो एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन, जाहिर सी बात है इसके हाफ पे लाई करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कहानी क्या चल रही है। यस मैम। मैम बोलो। मैम इसे विदाउट इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हैं। कैसे करोगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इंटीग्रेशन से सिखा रही हूँ, क्योंकि मान लो कुछ और पैरामीटर दे दे, कुछ और लेंथ के लिए दे दे, फिर कैसे करोगे, अभी तो पूरी लेंथ कंसीडर करी है, मान लो कुछ और लेंथ के लिए देकर, फिर कैसे करोगे, समझ रहे हो। यस ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बस ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, इसको विदाउट इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया एल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इसमें क्या है, वायर है, उस वायर को इसने क्या कर दिया, इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि इस शेप का या वायर का, जो भी वायर को कन्वर्ट किया है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कट करेंगे इसको दो पार्ट में, एक तो इस पार्ट में कट कर दिया ए बी एंड देन बी सी, तो ए बी का सेंट्रॉइड यहाँ लाई करेगा इसके सेंटर पे, बी सी का सेंट्रॉइड मैंने अभी बताया था कैसे लाई करेगा, बताया था ना अभी। ये रहा फॉर्मूला, कितना था, इसका ना ये होता है 2r बाई पाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, दो पार्ट का ऐड कर देंगे, और फिर हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा लाइक दिस, x बार L1 x1 L2 x2 अपॉन L1 प्लस L2। मैंने बताया था जितने भी एलिमेंट है सबका सम ले लेंगे, L1 x1 L2 x2 L3 x3 L4 x4। तो अब इसमें L1 तो 100 मीटर हो गया, एंड L2 कितनी हो गई लेंथ, L2 लेंथ कितनी है मेरी, सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस मेरी सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर का कितना हो जाएगा, पाई आर। तो पाई आर से हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसकी लेंथ बीसी की, जो कि ये फाइंड आउट कर रखी है इसने, पाई इंटू आर,
R कितना है 50, 157, तो ये लेंथ हो गई। तो L1 पता चल गया, L2 पता चल गया। अब मुझे निकालना है X1 एंड X2 ताकि मैं इस फॉर्मूले में पुट कर पाऊँ। L1 X1, L2 X2, L1 L2 पता चल गए। अब X1 देखो, X1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरी y एक्सिस है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या दे रहा है X1, और ये जो सेंट्रॉइड है इसका BC लेंथ का ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक X2, ये है हमारा X2 और ये मेरा क्या है X1। तो अब X1 कैसे फाइंड आउट होगा, ये कितना हो जाएगा 50, हाफ हो जाएगा ये 50। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री से मुझे क्या मिल जाएगा, बेस, यानी अगर सपोज मैंने इसको ले लिया D और इसको ले लिया E, तो AD की वैल्यू क्या आएगी 50 cos 30 डिग्री जो कि X1 है, ये लिखा है इसमें यहाँ पर 50 cos 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे X2 की कैसे आएगी लेंथ हमारी, X2 की आएगी यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करो और उसके अंदर ये ऐड कर दो 50, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा 100 cos 30 डिग्री प्लस 50, जो कि यहाँ पे कर रखा होगा उसमें ये रखा 100 cos 30 डिग्री प्लस 50, तो ये हो गया X2। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, वहाँ x बार L1 X1 प्लस L2 X2, जो कि यहाँ पे नीचे इसने कर भी रखा है, समेशन L1 प्लस L2। तो यहाँ से मुझे क्या दे देगा, इस जो भी ज्योमेट्री है इसका ये सेंट्रॉइड दे देगा, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो कि x बार के फॉर्म में डिनोट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली x की जगह y लिख दो और y की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y की कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये है, y की कोऑर्डिनेट तो निकालेंगे बट उसका x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या आएगा y बार सेंट्रॉइड का, जो कि ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब इसमें y1 कैसे आएगा वो ये देखो, y1 आएगा मेरा ये वाला डिस्टेंस, ये मेरा क्या है y1 और ये क्या है मेरा y2, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है y2। ठीक है, y1 कैसे आएगा 50 sin 30 डिग्री जो कि ये कर रखा है इसमें, और y2 कितना आएगा मेरा, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम y2 का, बोलो, जो ये डिस्टेंस है प्लस प्लस, एक मिनट मैंने ना यहाँ तक लेना ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो मुझे मिल जाएगा इस ट्राइंगल को यूज करके, वो कितना आएगा मेरा 100 sin 30 डिग्री। उसके अंदर अब ऐड करेंगे ये वाला डिस्टेंस, ये बचा हुआ डिस्टेंस जो कि मैंने क्या बताया 2r/π, ये रहा फॉर्मूला, ये यहाँ से निकलेगा 2r/π। ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए 2r/π एंड ऑल दिस थिंग। तो ये डिस्टेंस क्या है 2r/π, जिसमें r की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे 50 इंटू 2/π, ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, इसके अंदर ऐड कर दो ये वाली वैल्यू जो कि कितनी थी मेरी 100 sin 30 डिग्री। 100 sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा 50 में ऐड कर दो 30, तो ये आ गया 81। मेरे पास आ गया y1 y2, L1 L2 मैंने ऑलरेडी निकाले लिए थे, तो इस फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो। देख लो इसे।
देख लिया, बोल तो दो मैम, कर दो नीचे ऊपर नीचे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ मैम, देख लिया। आ गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, हो आंसर ही लिखा हुआ, क्या करोगे? ये देखो, ऊपर तो था जो भी थी वो ऐड हो रही थी, इसके अंदर क्या है, इसमें देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से शेप दे रखी है। ये देख रहे हो कि अगर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, तो इस पूरे को यहाँ से एक्सटेंड किया, तो ये क्या मिल रहा है मुझे, एक तरह से स्क्वायर मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है। स्क्वायर है मैम। स्क्वायर है ना, 150 बाय 150 का, क्योंकि ये 100 हो गया और ये टोटल कितना है, 150 था। 150 बाय 150 का क्या मिल रहा है मुझे, ये रेक्टेंगल को लिखा है, स्क्वायर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये पोर्शन है नहीं, ये रिमूव है पोर्शन, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन। तो अब वो बता रहा है कि जो ये पोर्शन बचा हुआ है काटने के बाद, ये 1 and 2 काटने के बाद रेक्टेंगल में से जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, इसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा? रेक्टेंगल का तो सेंट्रॉइड, सॉरी स्क्वायर का तो सेंट्रॉइड किस पे लाई करेगा, सेंटर पे। लेकिन उसने क्या कट कर दिया, उसने एक ट्राइंगल कट कर दिया यहाँ पर और एक सेमी सर्कल कट कर दिया। तो ट्राइंगल और सेमी सर्कल कट करते ही उसका सेंट्रॉइड क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा। मान लो उसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब उसके कोऑर्डिनेट निकालने तुम्हें, एक्स बार और वाई बार। कैसे निकालोगे? स्क्रीनशॉट लिया किसी ने? यस मैम। आशिमा तुमने लिया है? मुझे एक बार शेयर कर देना। ओके मैम। ठीक है, हाँ तो मैं इसमें बता रही थी, इसमें एरिया के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है, लेंथ के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ का कोई इसका लेना देना नहीं, एरिया की फॉर्म में लेंगे इसका। और एरिया से हम क्या, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a1 x1 a2 x2, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है इसमें, ये है मेन चीज। कैसे करेंगे इसको, सपोज स्क्वायर का एरिया मैंने ले लिया a1, ठीक है, उसका सेंट्रॉइड क्या आएगा x1, उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का, उसको मैंने ले लिया सपोज 2 माइनस a2x2 माइनस ये होगा 3 a3x3 इज इक्वल टू कह लो या नीचे कह लो, जो भी है, क्या आएगा, नो अपॉन में यस a1 minus a2 minus a2 यस, a1 माइनस a2 माइनस a प्लस l2 किया था तो ऐड हो रही थी, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस कर देंगे, जिसको उसके आगे माइनस लगा देंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है आउट ऑफ बिगर थिंग। जैसे इसमें क्या है, तुम्हारा स्क्वायर था, स्क्वायर में से 2 थर्ड पोर्शन इसने कट कर दिया, उसमें सेंट्रॉइड पूछा है, तो ये क्या दे देगा मुझे, x बार। अब तुम्हें क्या क्या फाइंड आउट करना है, x1 x2 x3 देन a1 a2 a3, ठीक है। y बार में हम क्या करेंगे, a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन सेम चीज, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट y के फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हो तुमने। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले x1 निकालो, x1 क्या है, रेक्टेंगल, सपोज मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, तो इसका यहाँ पे कहीं आएगा सेंट्रॉइड, ये क्या है 150 बाई 55 का, तो यानी 75 क्या हो जाएंगे इसके, x1 y1 जो कि इसने यहाँ निकाल रखा है। नेक्स्ट आता है x2, इसका एरिया निकाल लोगे 150 इंटू 150, वो एरिया हो जाएगा ये रहा। नेक्स्ट है a2 क्या है, ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट में ये 100 है और ये टोटल 150 है, तो ये कितना होगा 50,
बेस हो गया 50, हाइट कितनी है ये 100, तो हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे कर रखा है इसमें, ये हाफ बेस इंटू हाइट 50 इंटू 100, तो ये हो गया। मैंने इसको A2 लिया हुआ है, तुमने A3 लिया हुआ, कोई बात नहीं, A2 ले लेना, ऐसे A3 A2 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो सेंट्रॉइड है वो इसके बेस के नियर होगा, यहाँ की साइड, तो इसका डिस्टेंस चाहिए मुझे y एक्सिस से, वो मुझे क्या देगा x2। अब ये कैसे निकालेंगे x2? ट्रायंगल का वो लगा देंगे ना सेंट्रोइड का, 3 से डिवाइड कर देंगे लेंथ को। हाँ, तो इसकी कौन सी लेंथ लेंगे, 100 लेंगे या 50 लेंगे? 50 लेनी चाहिए ना यार, हाँ 50 लेंगे, क्यों? 50 में ये वाली लेंथ है ना, तो हम ट्रायंगल ऐसे देखेंगे, यहाँ की साइड से देखेंगे, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो h/3 क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, जो कि क्या आ जाएगा 50/3, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा A3। A3 क्या है, सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा πr²/2, इसमें πr² में r कितना है 100, ठीक है। नेक्स्ट है इसका x3 कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी एक चीज पीछे बताई, इसको क्या लेते हैं हम, यहाँ पे सेंट्रॉइड होता है इसका, कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ये डिस्टेंस पे होता है इसका सेंट्रॉइड, क्योंकि क्या होता है 4r/3π, ठीक है। टोटल है मैम यहाँ से, मैम पिछले क्वेश्चन में तो हमने 2r/π यूज करा था सिर्फ, क्या कह रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में तुमने 2r/π यूज करा था ना। 2r/π यूज किया था, क्या यूज किया था, मैम सेमी सर्कल के केस में हमने सेंट्रोइड निकालने के लिए 2r/π यूज करा था। रुक जाओ, नहीं 2r/π नहीं होगा, 4r/3π होगा, तो पीछे वाले में भी करेक्ट कर मैम लेना, पिछला क्वेश्चन निकालो। हाँ मुझे याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है, पीछे 2r/π यूज किया था उसमें। अभी मैं इसको एक बारी क्रॉस वेरीफाई करके बताती हूँ तुम्हें, होता 4r/3π है, ओके ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस 4r/3π, कहाँ से होता है, यहाँ से, यहाँ से कितना है, ये जो डिस्टेंस है 4r/3π, तो हमें तो चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो 150 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, हमें कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, और पता क्या है ये वाला और ये वाला, तो 150 माइनस 4r/3π, वो मुझे क्या दे जाएगा x3 की वैल्यू। यहाँ से हमारा h बार निकल आएगा, जरा निकालना है भाई, सबको सामने है।
क्या आया आंसर? आंसर क्या आया? मैम 1 मिनट। मैम 1140022। हम डिवाइड नहीं करा एक में। मैम 70.91 आ रहा है। ठीक है, y निकालने में इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पे एक तो न्यूमेरिकल वर्क कराऊंगी, फिर एक थ्योरम है, एंड देन ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सेंट्रॉइड का फिर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ।